नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था की, आपकी, मेरी, हम सबकी माली हालत की। आजकल चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनावी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चाएं लगभग गौण हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। अब कोरोना काल भी खत्म होता दिख रहा है, ओमिक्रॉन आया है, लेकिन वो विध्वंसक रूप नहीं है जो कि कोरोना वायरस का था। तो सबकी जुबान पर मानो कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कोरोना गया, अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है, सर पर दौड़ने लगी है। हमने त्योहार के मौसम में भी देखा, दशहरा, दीपावली, छठ, जबरदस्त भीड़ बाजारों में, बाजार अटे पड़े थे, पांव रखने की जगह नहीं, खरीदारी जमकर हो रही थी। तो ये तो साफ संकेत माने जाते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं वो ये कह रहे हैं, या वो क्या ये बता रहे हैं कि वो महज एक बबल था, बुलबुला था। बुरे दिन आएंगे, थोड़ी भी स्थिति सुधरती है तो अच्छे दिन लगने लगते हैं, पर ये ज्यादा दिन चले नहीं हैं और आने वाले दिन और खराब हो सकते हैं। क्या आंकड़े किसके? जो देश का औद्योगिक विकास है उसके सूचकांक से जुड़े कुछ आंकड़े, और ये आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो एनएसओ हमारा दफ्तर होता है, सरकार के आंकड़े वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि देश की औद्योगिक विकास की दर 3.2% पर आ गई है अक्टूबर महीने में। अभी आंकड़े जारी हुए हैं अक्टूबर महीने के। सितंबर में यह आंकड़ा 3.3 था और अगस्त में, उससे पहले वाले महीने में, 12% की दर से औद्योगिक विकास हो रहा था। यानी कि हम ट्रैक पर आ रहे थे, सर पर दौड़ने भी लगे थे, लेकिन 2 महीने में ही कहीं ना कहीं एक थकान आ गई है अर्थव्यवस्था में। और यह क्या शुभ संकेत माने जाएं? इसे एक माइनर एबेरेशन माना जाए, या यह चिंता का सबब है? और यह तब हो रहा है कि लगातार पिछले महीने के जीएसटी के आंकड़े 130 लाख करोड़ के करीब का आंकड़ा आया। 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, ये अलग अलग जो आंकड़े आते हैं। 1,30,00,000 रुपए ये आकलन बढ़ने लगे थे। उसके बावजूद औद्योगिक विकास दर इस तरह से गोता खाना, और इसमें कुछ चीजें आपको बताऊंगा तो आप भी परेशान होने लगेंगे। माइनिंग जो 20.4% की विकास दर दिखा रही थी अप्रैल से अक्टूबर तक, अक्टूबर की शुरुआत तक, अब वो विकास दर रह गई है 11.4% की। मैन्युफैक्चरिंग जो रीढ़ की हड्डी है, यहीं सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग जो 21.2%, 21.25% की रफ्तार दिखा रहा था पिछले कुछ महीनों में, गिरकर 2% पर आ गया है। और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खपत, बिजली से ही फैक्ट्रियां चलती हैं ना, कारखाने चलते हैं, 11.4% से घटकर 3.1% पर आ गई है बिजली की खपत। और इसमें सबसे ज्यादा मार, एक आंकड़ा, त्योहारों के सीजन में गाड़ियां बहुत बिकती हैं और बिकी भी, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स, ये कार जो हम खरीदते हैं, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, 19% का गोता, और 2 व्हीलर्स में, 2 पहिया वाहनों यानी कि स्कूटर और मोटरसाइकिल में 34% की गिरावट। 34% की गिरावट। इसमें एक बड़ी वजह
चिप्स का है, चिप्स की कमी होना, सेमीकंडक्टर्स। और मैं तो अपना निजी उदाहरण आपको दे सकता हूं। मैंने एक गाड़ी बुक कराई महिंद्रा की 700, 1.5 महीना हो गया, मेरे पास फोन आया अभी कुछ दिन पहले कि सर महिंद्रा से बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलिए। सर आपने गाड़ी बुक कराई थी? मैंने कहा कराई थी। सर वो आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी 23 में आपकी गाड़ी की एस्टिमेटेड डिलीवरी है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, 23 फरवरी तक दे दोगे? 2 महीने की बात है। बोले नहीं नहीं सर, 23 फरवरी की बात नहीं कर रहे, फरवरी 2023 में गाड़ी मिलेगी। और मेरे दोस्त हैं जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता, युवा चेहरा अजय आलोक। अजय के पास भी मैसेज आया, उसने भी यही गाड़ी बुक कराई है कि जी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी इज जून 2023, जून 2023। तो आप समझिए, ऐसा नहीं है डिमांड एकदम खत्म हो गई कि लोग खरीद नहीं रहे, लोग घबरा गए, जी ओमिक्रॉन आ गया, अभी घर में पैसे बचा कर रखने हैं। खर्चना भी चाहें तो सप्लाई बॉटलनेक्स इतने जबरदस्त आ गए हैं, तो संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्या? सप्लाई बॉटलनेक्स का मतलब होता है कि कारखानों में, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग 2% पर आ गई। तो जहां वो तेजी दिखी थी अगस्त सितंबर में और रोजगार लोगों को मिलने लगे थे, अब बेरोजगारी का संकट, वो साया, वो काले दिन कि नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, किसी भी दिन नौकरी जा सकती है, तनख्वाहें कट रही थी, अभी भी बहुत जगह सारी बरकरार नहीं हुई हैं। वो भयावह मंजर रिविजिट तो नहीं करना पड़ेगा। और इसके भी कुछ आंकड़े हैं, ये CMI के आंकड़े हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और वो क्या बताते हैं? नवंबर महीने के आंकड़े बता रहे हैं। वो हफ्ते दर हफ्ते आंकड़े जुटाते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड पीपल, 6.8 मिलियन लॉस्ट देयर जॉब्स। 68 लाख नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गई। पर अब इसको ध्यान से सुनिएगा, और यह बात मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं। जब बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं जी वो 10% से नीचे आ गया, वो 28% था जी, अब तो 7% आ गया, 8% आ गया। 68 लाख नौकरी पेशा लोग नौकरी से बाहर हो गए, लेकिन 1,12,00,000 लोगों को रोजगार मिला। यानी कि बेरोजगारी में कमी आई, पर इन्हें रोजगार क्या मिला? दिहाड़ी मजदूर का और स्मॉल ट्रेडर्स, रेड़ी खोमचा लगाना, पकोड़े तलना, यह काम मिला। तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की गुणवत्ता, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। बस ये कह देना जी अरे वी शेप रिकवरी हो रही है। रघुराम राजन अच्छी खासी अर्थव्यवस्था की पकड़ है, हमारे RBI गवर्नर रहे हैं, बहुत से लोग उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनका कहना है कि भाई इतनी जबरदस्त गिरावट आएगी तो ऊपर तो उठेगी ना इकॉनमी, वी शेप तो दिखेगी। उस पर मत जाइए, देखिए कि रोजगार के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं, मुहैया कराए जा रहे हैं, और जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल है क्या? लगातार हम 8, 9, 10% पर विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यह बड़ा सवाल है। बजाय इसके एक ही हम ताली बजाने लगे कि जी बल्ले बल्ले अच्छे दिन आ गए, और इसके साथ महंगाई डायन भी मुंह बाय खड़ी है। कुछ महंगाई के आंकड़े भी आपको बता दूं, और इसमें भी कुछ लोग कह सकते हैं सिलेक्टिव आप आंकड़े ढूंढ रहे हैं। जो खुदरा महंगाई दर है वो 4.48% है, RBI के दायरे में है, 6% तक हो सकती है। लेकिन रॉयटर्स का एक फोरकास्ट पोल होता है, और कल परसों आ जाएंगे आंकड़े, दिसंबर 13 को 5:30 बजे। आशंका यह है कि ये 5.3 से 5.5, 5.5% तक भी हो सकते हैं। तो बेरोजगारी की तलवार
और महंगाई डायन मुंह बाय खड़ी हुई। यह है अर्थव्यवस्था का हाल। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हम बहस नहीं करते हैं। सवाल ये, अर्थव्यवस्था पर फिर लग रहा है ब्रेक। और फिर सहनी पड़ेगी बेरोजगारी की मार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शाइना एनसी, कांग्रेस के प्रोफेसर गौरव वल्लभ, दो देश के जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना और शरद कोहली, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शाइना एनसी, आप मुंबई में हैं, देश की आर्थिक राजधानी। शेयर बाजार तो बम बम हो रहा है, वो बीच में 1000 पॉइंट गिरा, अब फिर 17,500 पर पहुंच गया है निफ्टी। पर जो ये आंकड़े आ रहे हैं औद्योगिक विकास के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 21.5% से गिरकर 2.2% पर आ रहा है। ये चिंता का सबब है? ये खतरे के बादल फिर से मंडराने लगे हैं क्या अर्थव्यवस्था पर? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है चिंता का मुद्दा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। पूरे विश्व में आपने देखा है कि कोरोना और कोविड के महामारी को लेके बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स गंवाए, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपने देखा होगा कि जो लोग घर से भी चल रहे हैं, वहां स्कूटीज हो या गाड़ीज हो, गाड़ी के भी मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठा है कि क्यों लोग कम खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे ऑल्सो लगता है कि प्रायोरिटीज भी बदले हैं लोगों की। मैं नहीं बोल रही हूं कि कोई समस्या नहीं है, समस्या जरूर है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उसी लक्ष्य में काम करते रहेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये एक भारत का बड़ा एक नुकसान हुआ है और अन्य देशों का नहीं, तो वो गलत बात होगी। हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो हम टैक्सेस भरते हैं, सेस टैक्स हो, फ्यूल प्राइसेस को भी लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नेशनल गुड के लिए इस्तेमाल होता है। रोजगार की बात आपने की, बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहां लोग अभी घर से काम कर रहे हैं, जिनकी गिनती नहीं होती है। तो सिर्फ आंकड़े पर न जाते हुए एक सेंटिमेंट भी समझ लीजिए। एक तरफ आप देखेंगे स्टॉक मार्केट को लेके काफी चर्चा हुई है, रिटेल को लेके काफी चर्चा हुई है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो इस पूरे टीम में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, सभी का सलाह लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला जी जरूर कदम उठाएंगे। नहीं, इसमें बड़ी तस्वीर शाइना, बड़ी तस्वीर क्या ये उभरकर सामने आ रही है? देखिए, एक मिनट, एक बड़ी तस्वीर क्या ये उभरकर सामने आ रही है कि फैक्ट्रियां, कारखाने गाजे बाजे के साथ खुली थी, प्रोडक्शन बढ़ने लगी थी, पर मैन्युफैक्चरिंग 2% पर ही है। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रियां, कारखाने वो लगभग ठप पड़े हैं इस वक्त, या मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं? आंकड़े तो इस बात की गवाही दे रहे। नहीं, देखिए, आंकड़े में भी बदलाव हो सकती है। जहां एक आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं, एक आंकड़े जो अन्य मंत्री के खाते में उनको मिल रहा है एज फीडबैक, उसमें अंतर जरूर हो सकता है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है शाइना। तो उसमें ना, देखिए, आई एम नॉट गेटिंग इनटू मैं टेक्निकलिटीज में न जाते हुए कह रही हूं कि समस्या है, समस्या का समाधान करना है, लेकिन चिंताजनक नी जर्क रिएक्शंस लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 सेगमेंट्स हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है हेल्थ केयर और यूटिलिटीज जो प्रोवाइड होते हैं सरकार के तरफ से भी, वो एक तरफ, और रोजगार जो है वो एक बहुत ही बड़ा अलग मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता कि सब सेगमेंट्स को इंटर या कोरिलेट करना चाहिए। हमें ये समझना है कि ये स्थिति जो भारत की है वो शायद टेम्पररी हो सकती है। आते हुए दिन में जो सुपर पावर भारत होगा और है,
ये आप और हम हैं, हम शायद अलग दिन पे चर्चा उसके बारे में भी करें। नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरा देश सुपर पावर बने। मैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों, हमारी 50 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। पर जो आंकड़े आते हैं हम मुतमईन होकर नहीं बैठ सकते ना। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि सप्लाई बॉटलनेक्स इतनी हैं, आपने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन यहां नौकरी पेशा लोग 68 लाख लोग नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएं और 1 करोड़ 12 लाख लोग दिहाड़ी मजदूर बने या छोटे मोटे खोमचे लगाएं। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा ना, कि नहीं, या इसे स्वरोजगार मान लिया जाएगा? सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सोचना तो एक बात है, लेकिन एक्शन भी लेंगे। कौन बोल रहा है कि ये जो आप बता रहे हैं आपके टेलीविजन शो के निमित्त ये जानकारी नहीं गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास या फिर पीएमओ के पास या फिर जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, जो नीति आयोग के जो बैठे हैं दिल्ली में, सभी को पता है। लेकिन कदम जब उठाते हैं तो सोच समझ के, उस परिप्रेक्ष्य में कि आते हुए 2 महीने नहीं लेकिन 2 साल भव्य हो और भविष्य भारत का ही हो। भविष्य भारत का ही हो। पर हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सिद्धार्थ सिंह, मैं पहले कांग्रेस पर जाऊं उससे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हमें तो वही वी शेप रिकवरी हो रही है, सब अच्छा हो गया जी, 8.4% की दूसरी तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं, 130 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन आ गई, तो सब कुछ बल्ले बल्ले दिख रहा था, बैक टू नॉर्मल दिख रहा था। पर यह पेंच अटका दिया है क्या इन आंकड़ों ने? सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये आंकड़े? नहीं संदीप, मुझे लगता है कि अभी सिर्फ ये 1 महीने के आंकड़े हैं, थोड़ा जल्दबाजी होगी। अगर इसमें कंसिस्टेंसी होती, अगर हम माने कि ये अगले 2-3 महीने 4 महीने तक इस तरह के आंकड़े लगातार आते हैं तो इस पे जरूर चिंता हो सकती है। देखिए संदीप, एक बात मानना होगा कि हम भी दुनिया में जो हो रहा है उससे अलग नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी जब से ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन आने के बाद एक जो है अनिश्चितता का जो माहौल है। दूसरा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर कुछ स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चिप्स की शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से भी डिमांड में जो है, डिमांड सबड्यूड है बिकॉज सप्लाई ही नहीं है। डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर हम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी, अगर बिजली की खपत का मैं आंकड़ा देखूं वो 11.4% से घटकर 3.1% पर आ जाए तो वो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंपैक्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब असरात गंभीर हैं, दूरगामी हैं और व्यापक हैं। नहीं संदीप, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोकल इश्यूज होते हैं। कई बार किसी महीने में, जैसे फेस्टिवल सीजन है, हो सकता है किसी वजह से आपने ओवर प्रोड्यूस कर लिया हो किसी सेक्टर में, तो हो सकता है फैक्ट्रीज थोड़ा जो है स्लो डाउन कर देती हैं, अपनी शिफ्ट्स कम कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि इतने जल्दी इस पे ना जाएं, क्योंकि कई पॉजिटिव्स भी हैं। आप देखिए, इसी कोविड के दौरान आपने जो है सबसे बड़ा मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अभी तक जो है फार्मर्स की एक प्रॉब्लम चल रही थी, उससे भी एक रॉन्ग मैसेज जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकला है। साथ इसी टाइम पे आपने एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। आप आगे जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो काफी पॉजिटिव है, पीएलआई स्कीम्स हैं। तो मुझे लगता है संदीप, ये जरूर है जो बातें आप कह रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल की जो है कीमतें ऊपर चली गई थी, उसकी वजह से एक प्रेशर आया था, सरकार ने फिर अपने जो एक्साइज ड्यूटीज हैं वो घटाई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने घटाई है। ओवरऑल मुझे जो माहौल है हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेके, वो अभी मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई देता। ठीक है, 1 महीने में एक ब्लिप आया होगा, ठीक है, लेकिन और दूसरा संदीप, एक बात बड़ी क्लियर है, कहीं पे भी आपको इस बात का संकेत नहीं मिल रहा है कि सरकार कहीं भी अपने आप को पीछे खींच रही हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देनी हो, और यहां तक कि आपने कई बार शोज किए कि पेट्रोल डीजल की ड्यूटी क्यों नहीं घटा रही सरकार ने, लेकिन उस शायद आपके शो का असर हुआ या सरकार ने अपने आप संज्ञान लिया, तो उस पर भी सरकार ने वो घटाई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपना फिस्कल सपोर्ट घटा रही है, अभी भी आरबीआई की जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी है वो चल रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम अभी भी 6% 7% के बैंड में ही ग्रो करें। आपने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, कई सारे इसके बीच में जो कोविड पीरियड में क्या हुआ, कई बार जब आपके सामने इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो सरकार ने, मुझे लगता है, एक ब्रेव फ्रंट दिखाया और सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। तो जो जिसकी मैंने बात भी की, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स है। अब हम चिप्स के लिए भी एक स्कीम लेके आ रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हिंदुस्तान आए।
तो मुझे तो लगता ये है तो कि रिएक्टिव ऐसा होने वाली नहीं। बात हो गई, प्रोएक्टिव होना था। चीन के साथ संबंध हमारे बिगड़ गए थे, सबसे बड़ा सप्लायर चिप्स का, सेमीकंडक्टर्स का चीन है, तो ये तो पहले फैक्टर इन करना चाहिए था। अब यहां पर ये तमाशा हो रहा है कि जी वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ योर व्हीकल इज February 2023, या अजय आलोक के केस में जून 2023। नहीं संदीप, लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी देश के साथ हमारे सॉवरेनिटी के इश्यूज हों, बॉर्डर के इश्यूज हैं, तो उस समय हम अपने चिप्स की सप्लाई देखेंगे या अपने देश की संप्रभुता को बचाने की बात करेंगे? पर आज तो भी वहां पे बैलेंस ऑफ तो ट्रेड तो चीन के फेवर में है और सारी चीजें आ रही हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अर्थव्यवस्था को चलाने में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं ना, होलिस्टिक व्यू लेनी पड़ती है। बिल्कुल लेना पड़ता है, लेकिन संदीप अपने हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के उस पर पे तो के प्रश्न पे तो नहीं लेंगे ना आप। ठीक अगर है। आपकी संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए कि चीन से हम बहुत बड़ा हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है तो इसलिए हम उसको उसके साथ रिश्ते बनाए रखें और वो हमारी जो है जमीन पर कब्जा जमाता जाए। तो मुझे लगता है संदीप, इन चीजों में ये इस तरह के टेम्परेरी ब्लिप्स, जब आप टेम्पररी ब्लिप, आपने 3 बार शब्द इस्तेमाल किया है गौरव वल्लभ, ये टेम्पररी ब्लिप है या दिक्कत का सबब है? संदीप जी, आंकड़ों की बात आंकड़ों से ही करेंगे। जो Q2 की जो जीडीपी का आंकड़ा आया था 15-20 दिन पहले, वो जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो Q2 की जीडीपी थी उससे कम है। जो अभी हमारी मौजूदा जीडीपी Q2 की है 35.73 लाख करोड़ और 2019-20 में ये थी 35.84 लाख करोड़। मतलब ये वी शेप्ड और ये रिकवरी, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि हम अभी प्री कोविड लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं। तब आप प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हो तो ये वी शेप रिकवरी कैसे हो सकती है? दूसरी बात संदीप, अक्टूबर महीना और हमारे देश में अक्टूबर महीने की बिक्री और बाकी 11 महीनों की बिक्री बराबर होती है, क्योंकि अक्टूबर महीना फेस्टिव महीना होता है। उस महीने में अगर हमारा आईआईपी का ये आंकड़ा आता है तो इससे ज्यादा चिंता का सबब कुछ नहीं हो सकता है। और उसका कारण देता हूं मैं आंकड़ों के साथ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सिर्फ कोई कार या वॉशिंग मशीन ही नहीं, उसमें रेफ्रिजरेटर, उसमें गैस का चूल्हा, उसमें मिक्सी, ये सब में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में संदीप नेगेटिव डी ग्रोथ है, -6.1। और कैपिटल गुड्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां जो प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदती है उसमें भी डी ग्रोथ है। मतलब पैसा लगाने को तैयार नहीं है कंपनियां, मींस कैपेक्स करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल संदीप, मींस आपके पास डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड होती तो कंज्यूमर गुड्स आपके बढ़ते, कंज्यूमेबल गुड्स बढ़ते। आपके पास डिमांड होती तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी होती और सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स तो अपनी जगह है। अभी मैं एक सिद्धार्थ जी को सुन रहा था। सिद्धार्थ जी, चीन से जब केमिकल खरीदते हो तब कोई संप्रभुता नहीं है, पर चिप की बात हो जाए तो संप्रभुता। ये दोहरा रवैया कैसे सिद्धार्थ जी? मैं नहीं समझ पाया आपकी बात को। खैर, तीसरी बात संदीप, ये जो महीना हमारा चालू हुआ दिसंबर का, मैं आपको 4-5 आइटम गिनाता हूं। 1 दिसंबर से डीटीएच महंगा हो गया, कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया। आज दिल्ली में कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 2101 रुपए है। मोबाइल प्रीपेड 35% महंगा हो गया। माचिस की पेटी संदीप 14 साल में पहली बार दुगने प्राइस पे हो गई। और बैंक ब्याज दरें निरंतर कम करती जा रही है। ये हालात है अर्थव्यवस्था के। तो आपका डिमांड है ही नहीं संदीप। There is no demand in the economy and with no demand एक सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट आ गई, जिसके कारण ये आईआईटी नहीं, डिमांड तो है। मैं अपना उदाहरण फिर से दूंगा। अगर फरवरी 2023 में गाड़ी की डिलीवरी की तारीख दी जा रही है तो डिमांड तो होगी ना संदीप। पर ये सप्लाई कंस्ट्रेंट के तौर पर देखूं या डिमांड ही नहीं है? संदीप जी, ये आपका एक स्पेसिफिक केस है, पर डिमांड अगर होती तो संदीप जी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -6.1 से औंधे मुंह नहीं गिरते, वहां पे पॉजिटिव ग्रोथ होती। अक्टूबर महीने में संदीप जी, जो कि फेस्टिव महीना है देश का, उस महीने में -6.1% की कंज्यूमर में डी ग्रोथ हो रही है, तो डिमांड नहीं है। और आपने सही कहा, कुछ क्षेत्रों में सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स है। क्योंकि चिप की बात संदीप जी आप और मैं करते हैं, 3 बार हमने शो में बात कर ली, पर वित्त मंत्री जी ने आज तक
चिप की बात नहीं करी। चिप कोई गाड़ियों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, चिप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्ट कर रहा है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट कर रहा है, पर वित्त मंत्री जी को कहां समय है संदीप। और तीसरी अंतिम बात ये कहूंगा कि जब तक आपने एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी अक्टूबर महीने में अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी और कम करते तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होता, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी को लूज किया। धनतेरस के जाने के बाद आनंद फानन में जब चुनाव के नतीजे आए संदीप, तो आपने पेट्रोल डीजल को कम किया, इकोनॉमी के कारण नहीं किया संदीप। चुनाव में जब उनकी जमानत जब्त हुई भाजपा की हिमाचल में, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, जो इकोनॉमी के कारण नहीं किए गए। तो आपने अपॉर्चुनिटी को खोया, आपकी डिमांड नहीं है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डीग्रोथ कर रहे हैं और सप्लाई और उसकी मार क्या युवा पर पड़ेगी। और युवा ही नहीं, जो अधेड़ उम्र के भी हैं लोग जो नौकरी पेशा हैं। देखिए, मैं जो आंकड़ा दिया CMI का आंकड़ा है, वो सरकार का नहीं, 68 लाख नौकरी पेशा लोग दे लॉस्ट देयर जॉब्स। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को दिहाड़ी मिल गई या वो छोटा मोटा ट्रेड करने लगे, खूमचे लगाने लगे। इस आंकड़े में एक और आंकड़ा है, नवंबर की बात है ये, 90 लाख शहरी इलाकों में लोगों ने रोजगार खोए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 23 लाख, बल्कि मैं कहूं 23 लाख, 9 लाख लोगों ने नौकरी खोई शहरी इलाकों में, 23 लाख लोगों को नौकरी मिल गई ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बने हुए हैं, शहर में दिक्कत है ये। नहीं संदीप, आप मेरे पास CMI का आंकड़ा खुला हुआ है संदीप। जब से कोरोना आया है तब से अब तक मैं CMI को ट्रैक कर रहा हूं, मेरे पास पिछले 2 साल का ट्रेंड भी है। एक बार भी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट नेशनल लेवल की 6.5% से नीचे नहीं गई है, एक बार भी। अभी भी कॉन्स्टेंटली 7.5% है देश की, और ग्रामीण क्षेत्रों में 7% है और अर्बन सेक्टर में 9% है। अब ग्रामीण क्षेत्र में संदीप जो आपने बात करी, मनरेगा उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मनरेगा में वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। पर पिछले महीने खबर आई थी कि मनरेगा तो 7 महीने में ही वो सारे फंड्स ही खत्म हो गए, अगले 5 महीने के लिए पैसा ही नहीं है मनरेगा में। मैं उसी पे आ रहा हूं संदीप जी, कि क्योंकि ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 1 महीने के मूविंग एवरेज, अगले महीने से जब 35 के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों में जब मनरेगा का बजट खत्म हो गया, तो अगले महीने में आप ये ट्रेंड देखेंगे कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी स्पाइक करेगा। कारण क्या है कि सरकार का कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है। कभी बोलते हैं वी है, अरे वी हो कैसे सकता है? अभी आप प्री कोरोना लेवल की GDP एट कांस्टेंट प्राइस पहुंचे नहीं हो, आप वी शेप्ड रिकवरी की बात करते हो। यहाँ आके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं। ठीक है विजय सरदाना, मैं आपकी बात समझ गया। विजय सरदाना, अर्थव्यवस्था की गति पर, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है क्या? देखिए, 2-3 चीजें संदीप जी इंपॉर्टेंट है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स में एफर है और कुछ में ग्रोथ है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है। मुद्दा GDP से ज्यादा भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट का है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, GDP जो है वो बाई प्रोडक्ट है एम्प्लॉयमेंट का। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो GDP अपने आप बढ़ता है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह आती है कि हमारे यहां अगर GDP बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाता है, जिसको जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करते हैं। इस समय जो कोविड के समय जो कुछ हुई स्थितियां मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं बहुत कॉर्पोरेट से बात करता हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन के साथ था और भी लोगों से मैं मिला था। कोविड के समय कुछ चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को उसको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। पहला तो ये जो आपने कहा कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम चिप्स बोल रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारे यहां नहीं बनती है, किस तरह से हम क्रिटिकल कंपोनेंट जो आज भी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हैं, वो भारत में लाएं। क्योंकि अगर वो क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है तो 5 लाख की गाड़ी में 5,000 रुपए का अगर चिप नहीं होगा तो 5 लाख की गाड़ी नहीं बिकेगी। ये हमें मानना पड़ेगा। खोखा है वो, तो बस खड़ी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स में भारत सरकार को एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से और किस किस सेक्टर में क्रिटिकल कंपोनेंट्स की जरूरत है, उसकी डिपेंडेंस हमें इंटरनेशनल मार्केट से कम करके यहां लानी पड़ेगी। पहली बात। दूसरा सवाल जो आपने उठाया
कोविड के समय में रोजगार कम हुए और वापस क्यों नहीं जा रहे, इसको भी समझना जरूरी है। कोविड आने के बाद जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ है कंपनियों में, हर आदमी या जूम कॉल, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया। जितना सपोर्ट स्टाफ था जिनको हटाया गया था अब वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कंपनियां नहीं ले रही हैं। कहती है अब हमें पियोन की जरूरत क्या है, या सपोर्ट स्टाफ की जरूरत क्या है, क्लर्क की जरूरत क्या है। HR डिपार्टमेंट वालों और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मौज हो गई है। कॉस्ट कटिंग के अच्छे खासे रास्ते दिखा दिए कोरोना ने। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ है कॉर्पोरेट में, उससे जो हम कहते थे ग्रोथ के साथ साथ जॉब क्रिएट होगा, अब वो नहीं होगा। हमें अपने स्किल सेट्स को दोबारा देखना होगा कि डिजिटाइज्ड इकोनॉमी में कौन से जॉब चाहिए जिसकी डिमांड है। कन्वेंशनल जॉब्स अब नहीं होंगे, हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं विजय भाई जी। जो मैंने आंकड़ा दिया कि भाई 68 लाख लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई, 1 करोड़ 12 लाख दिहाड़ी मजदूर या खोमचे वाले बन गए। तो जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की गुणवत्ता चर्चा का विषय वो होना चाहिए ना। वरना आंकड़े तो बताते रहेंगे अरे भाई रेडी वाला बन गया कोई जो सरकारी नौकरी कर रहा था या प्राइवेट नौकरी कर रहा था, अब वो दिहाड़ी मजदूर बन गया या जाकर खेती करने लगा जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। आंकड़े तो बताएंगे भाई 1 हफ्ते में 1 घंटा भी काम कर लिया तो आप रोजगार पाने वाले व्यक्ति गिने जाएंगे ना कि आप एम्प्लॉयड हो। इन आंकड़ों से बढ़कर हमें गुणवत्ता, रोजगार की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, तरजीह देनी होगी। बिल्कुल देना होगा, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम दूसरी खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। चाइना ने पिछले 3 साल में करीब 27 तरह के नए जॉब कैटेगरी किए हैं, जो अभी हमने शुरू नहीं किए, हमें सीखना पड़ेगा चाइना से। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे नई जॉब कैटेगरीज क्या बन के आई हैं? ड्रोन ऑपरेटर्स, क्योंकि एक ड्रोन की इकोनॉमी आप लेके आए, पॉलिसी लेके आए, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस तरह के जॉब चाहिए और जो क्रिएट हो रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामर, ये एक चाइना ने नई जॉब क्रिएट करी। इस तरह से 27 नई कैटेगरी आईटी बेस्ड इंडस्ट्री पे चाइना ने क्रिएट करी। नहीं, हम भी क्रिएट कर रहे हैं ना स्वरोजगार की कैटेगरी कि पकौड़े तल लो, पान बना लो, ये कैटेगरी है हमारे यहाँ पर। देखिए ऐसा है, देखिए आप स्वराज की, आप पकोड़े की मैं बात नहीं कर रहा हूं, टेकिंग इट सीरियसली। हाँ, नहीं मैं भी सीरियसली बात कह रहा हूं। तो आप जो कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हम नई पॉलिसीज इस देश में लेके आ रहे हैं, उन पॉलिसीज के साथ साथ किस तरह के स्किल चाहिए, कितने जॉब क्रिएट होंगे, क्या हमारे इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉब देने के लिए तैयार है, या हम सिर्फ वही BA, MA, MBA करके लोगों को अनएम्प्लॉयड बनाए जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हुई जो सब पड़ी हुई हैं। वो इसीलिए पड़ी है संदीप कि आज हमारे पास जो स्किल सेट चाहिए नहीं मिल रहा, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और जो हमारे पास लोग हैं उनके लिए जॉब नहीं है, और जो स्किल की जरूरत है वो लोग नहीं है। तो हम हमेशा भविष्य की, मैं 1 सेकंड के लिए विजय भाई रोक रहा हूं शरद, भविष्य की बातें करने लगते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, नई नीति बनानी पड़ेगी, बनाई थी ना, मेक इन इंडिया होगा, स्टैंड अप इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, स्किल इंडिया मंत्रालय बनाया गया, कितने लोगों को स्किल मिली और कितनों को नौकरी उसमें से मिली, वो आंकड़े भी अब उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। हमें वर्तमान में भी जीना होगा ना। देखिए, स्किल इंडिया तो सब जानते हैं उसका क्या हर्ष हुआ, और यहाँ यूनिवर्सिटीज जो हैं, मैं उनको फैक्ट्रीज बोलता हूँ, खाली डिग्रियां प्रोड्यूस होती हैं, वो नौकरी ओरिएंटेड डिग्री नहीं होती। ये बच्चों के माता पिता भी जानते हैं, और बच्चे जो पास होकर निकलते हैं वो तो बाखूबी जानते हैं, और सरकार, नीति बनाने वाली सरकारें भी जानती हैं। बिल्कुल, उनको क्या खबर नहीं होती है। देखिए, IIP से बात शुरू हुई थी संदीप, तो मैंने, आपने जितनी बात करी, 6 उसमें मेन फैक्टर्स निकल के आए। वो 6 फैक्टर्स मैं आपको एज ए समरी बता देता हूं जो कारण है इसके गिरने के। पहला रीजन है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई जब होती है तो आप डिमांड पे सीधा असर होता है, डिमांड पे असर होगा तो फैक्ट्रीज अपनी पूरी कैपेसिटी पे, इंडस्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएगी। दूसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और उसमें भी आंकड़े सरकार कहती रहे 5, 5.5 है, 299 वस्तुओं की वो टोकरी है, उस टोकरी में आम आदमी पर जो असर पड़ता है उसका वेटेज कम है। बिल्कुल, वो उसमें बहुत सारे गुड्स हैं। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे आया। उसके बाद जो रियल इनकम्स थी, वो रियल इनकम नीचे आई, जिससे आपकी प्रोपेंसिटी टू बाय होता है, जिससे आप सामान जाके खरीदते हैं,
उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हमने उस नहीं, एक एक चीज आपने ये बात जो आमदनी है वो घट रही है, और ये बात हम एक बार नहीं दसियों बार बता चुके हैं कि 97% लोगों की आमदनी घटी। 55 तो कह रहे हैं सीधी घट गई, और 42 कहते हैं कि पिछले साल जैसा ही हाल है। बिल्कुल, जो लोग तो मतलब इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर लो, वो भी नीचे आ गए। बिल्कुल, तो जो लोग बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हैं, अगर आपकी इनकम, रियल इनकम घटेगी तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि वही लोग जाके सामान खरीदते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन जो आपने देखा लगा, और के शेप्ड रिकवरी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी। मतलब गरीब गरीब हो जाए, अमीर अमीर होता रहेगा। आप कुछ लोगों का बिजनेस कोविड में तो हम क्यों स्वीकारें? आसमान छू गया, और जिनका जो अमीर थे अमीर बनते गए, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है, वेल्थ तो इसे स्वीकारें, इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल स्वीकारना पड़ेगा। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि कोविड एक तूफान था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो तूफान गुजर गया, अब हमें उसके असली असर देखने को मिल रहे हैं। आप बेस इफेक्ट पे अगर रिकवरी मान लेते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बेस इफेक्ट पे आप कैसे रिकवरी मान लेंगे? आप बेस इफेक्ट जैसे जैसे जा रहा है, आपको ये 2% जो आईआईपी दिखाई दी है, ये बेस इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता इसका इंपैक्ट जा रहा है, तभी आपको 20% से 2% आती दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है हमको बेस इफेक्ट को भुला के अपने आप को धोखे में नहीं डालना चाहिए। देश को सच्चाई सामने आनी चाहिए कि कोविड एक तूफान था, तूफान चला गया, इसके नुकसान का आकलन करने का और इसमें जो गौरव वल्लभ कह रहे थे शरद, अक्टूबर महीना, बाकी 11 महीने एक तरफ, और अक्टूबर महीने की खरीदारी एक तरफ, वहां पर हम 3.2% पर आ जाए। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ बोल रहे थे तो मैं बीच में इंटरवीन करना चाहता था, और आपका बड़ा अच्छा मुद्दा है, चर्चा होती है, बहस नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर त्योहार के महीने में अगर आपकी डिमांड इस त्योहार के सहारे, दुकानदार और फैक्ट्री वाले पूरा साल काटते हैं साहब कि हमारा फेस्टिव सीजन आएगा, सब कवर कर लेंगे। अगर त्योहार के महीने में, वो भी दिवाली जैसे त्योहार में, अगर आपकी सेल नहीं होती है तो आगे तो फिर भगवान मालिक है, क्योंकि आपकी आगे, और अभी तो वो ओमी बाबा आए हुए हैं, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अगर वो कहीं उन्होंने मुंह भा लिया तो ये और ज्यादा इंपैक्ट होगी। मुझे लग रहा है हमें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। और बिल्कुल मैं एक बहुत अच्छी बात जो कही है, हमें नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मैं संदीप ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं, आप मानेंगे नहीं इस बात को, जो आज एम्प्लॉय ढूंढ रही हैं, उनको स्किल्ड एम्प्लॉय मिल नहीं रहा है। उनको वो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल या राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल, उनको वो एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। उनके यहां जगह है, और जो मिल रहे हैं वहां एक की जगह 50 एप्लीकेशन आ जाती है, कोई भी उसमें एलिजिबल नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है स्किल और एजुकेशन, अगर इस ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए, आप इसको 1-2 साल में समस्या को संभाल सकते हैं, वरना ये समस्या मल्टीप्लाई होती जाएगी। सिद्धार्थ, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। संदीप, एक तो मैं एक बात बोल दूं, जो अक्टूबर की डेटा की बात कर रहे हैं हम ना, तो जो अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन होता है ना संदीप, वो जो है ना अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कंपनियां उसकी तैयारी कर लेती हैं। तो ऐसा हम लोग ना सोचे कि अक्टूबर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अक्टूबर के लिए हो रहा है संदीप। कंज्यूमर ड्यूरेबल संदीप, पिछले 18 महीने के आंकड़े उठा के देख लीजिए, लोग, सारी दुनिया घर में थी, केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद रही थी। और अगर डिमांड इतनी डिप्रेस्ड है ना संदीप, तो गाड़ियों के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों है? वो चिप्स की वजह से। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। डिमांड बिल्कुल डिप्रेस्ड नहीं है, आप बाहर चले जाइए, लोगों को देख लीजिए। और दूसरी बात, जहां तक मनरेगा की बात की गौरव वल्लभ जी ने, तो उसका मैं बता दूं, अभी पिछले हफ्ते सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आया है पार्लियामेंट में, और आप देख लें कि मनरेगा के लिए अलग से 23,000 करोड़ जो है और इस साल के लिए ऐड कर दिया गया उसमें। तो मेरा एक ही बात मानना है कि इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक। और इसी महीने की शुरुआत में तो जीएसटी का डेटा आया, जो कि सेकंड हाईएस्ट है जब से जीएसटी। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं सिद्धार्थ, 130 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन अगर हो जाती है, उसके बावजूद अगर लोग नौकरियां खो रहे हैं या दिहाड़ी मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, वहीं बढ़ रही है ना एम्प्लॉयमेंट। तो गुणवत्ता जो है हमारे रोजगार की, वो हमारा टॉकिंग पॉइंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए संदीप। और देखिए एक बात और है संदीप, कि ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग, बार बार हम लोग इस बात को एम्फेसाइज करते हैं, और ये शायद मुझे लगता है कि ओवर सेंचुरीज ये बात होती आई है कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे, तब तक आप लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। शायद उस और सरकार ने कई सारे कदम तो उठाए, मतलब वही ये रात लंबी होती जा रही है ना।
थोड़ा सा रिबटल कर रहे थे गौरव वल्लभ, क्विक पॉइंट। जी संदीप जी, जब किसान खेती से 27 रुपए कमा रहा हो प्रतिदिन, और प्रतिदिन अडानी जी 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हो, तो फिर कौन से डिमांड रिवाइवल की बात सिद्धार्थ जी आप कर रहे हैं? 27 रुपए इज द डेली अर्निंग्स ऑफ फार्मर फ्रॉम द फार्म एक्टिविटी। ये मेरा आंकड़ा नहीं है सिद्धार्थ जी, ये प्री कोरोना के आंकड़े हैं, कोरोना के पहले के आंकड़े हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि नेगेटिव, देखिए आंखें बंद कर लेने को पॉजिटिव नहीं कहते हैं, आंखें खोल के रखने को ही पॉजिटिव कहते हैं। अब मेरे देश में बेरोजगारी की दर पिछले 2 साल में 6.5% से नीचे नहीं आ रही, और मैं आंखें बंद कर लूं तो उसको पॉजिटिव होना नहीं कहते हैं। Q2 की जो जीडीपी आई FY22 की, वो FY20 की Q2 जीडीपी से भी कम है, और मैं 2 साल से भी बुरे स्तर पर हूं। ठीक है, यू मेड दैट पॉइंट। थोड़ा सा वक्त की कमी है। चाइना एनसी, वी कांट बी एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग नहीं बनकर रह सकते, ये पॉइंट उठा रहे हैं गौरव वल्लभ। नो, नहीं जी, मैं बल्कि ये कहूंगी कि एक साइक्लिकल 2 महीना तय नहीं कर सकता है कि जीडीपी अप या डाउन है, इकोनॉमी अप या डाउन है, सप्लाई डिमांड अप या डाउन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोविड के समय भी बहुत बिजनेसेस जो कभी बड़े थे ही नहीं, उनको भी एक मौका मिला और वो भी आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री स्वयं, ठीक है, भविष्य उज्जवल है। ये माइनर ब्लिप है क्या? ये शब्द सिद्धार्थ ने भी इस्तेमाल किया, विजय सरदाना 20 सेकंड में। छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर आया है क्या? देखिए, 140 करोड़ की आबादी के बाजार में इकोनॉमिक फ्यूचर तो अच्छा है। मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं कि इस 140 करोड़ के बाजार को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं जिससे रोजगार ज्यादा पैदा हो, इसके प्लान की जरूरत है, नए स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन तो बढ़ेगा। बाजार तो हम हैं, पर बाजार में कामगार भी तो चाहिए। अपने ही तो लोग बाहर गोरे आकर हमें बेचते रहे और उसके बल पर हम अपनी जीडीपी के आंकड़ों पर तालियां बजाएं, ये काम चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, सरकार को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, मैं बार बार उस पर जोर दूंगा, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। जो बच्चे मार्केट में आते हैं नौकरी करने के लिए, उनके माता पिता को संदीप बहुत उम्मीद रहती है कि ये अपना पेट भी भरेगा, हमारा भी भरेगा, और जब वो नौकरी के बाजार में दरवाजा खटखटाता है, उसको पता लगता है कि उसकी डिग्री किसी काम की नहीं है। तो मुझे लग रहा है इस पे तो ये विचार करना होगा, ये अर्थव्यवस्था पर ब्रेक क्यों लगे हैं, और क्या फिर बेरोजगारी की मार आम आदमी को सहनी पड़ेगी? ये हमारी चर्चा के विषय होने चाहिए। चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, लेकिन दरअसल जेब में पैसे होंगे तो परिवार भी सुरक्षित, माँ बाप भी सुरक्षित, बच्चे भी सुरक्षित, और आप और मैं भी सुरक्षित। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।